स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। टेस्ट सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है और इसमें अभी मैंने 5 सब्जेक्ट शुरू किए हैं। पहला आपका हिंदी है, दूसरा साइंस है, तीसरा बाल मनोविज्ञान है, चौथा पर्यावरण और सामाजिक विषय का जो है, और पाँचवा करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान साथ में है। तो मैंने सामान्य ज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक विषय जो एक ही तरह के थे उन सब का टेस्ट एक साथ करूँगा, और बाकी जो है करंट अफेयर्स का मैं अलग टेस्ट रखूँगा। ठीक है, इसमें बाल मनोविज्ञान के टेस्ट में अभी शुरुआत है, तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन रखे हैं और सेम वैसे ही पैटर्न पे हैं जैसे आपके 2 सालों के पेपर हुए हैं। तो आपको क्वेश्चंस देख के मज़ा आएगा। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं अपनी कॉपी पर, या ओरली आप बता सकते हैं कि आपके इतने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में। और अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल जानकारी भी लिखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए फ्री हैं। मैं टाइम निकाल के पढ़ूंगा कि आपने क्या क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एस आर थ्योरी, एस का मतलब है स्टिमुलस और आर का मतलब है रिस्पॉन्स, जो कह सकते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो होता है हिंदी में, वही है एस आर थ्योरी। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, आपको ये बताना है। अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसके बाद है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट है स्किनर का संबंध किस देश से है, आपको ये बताना है कि स्किनर साहब किस देश के हैं। अगला क्वेश्चन है गैगने, जो दोनों साल 2018 और 19 का पेपर आया, दोनों साल गैगने साहब पूछे गए हैं। इस वजह से मैंने गैगने साहब से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या होगा, और इन्होंने अधिगम सोपान को, खैर अभी ये क्वेश्चन है, ये मैं बाद में बताऊँगा एंड में वीडियो के। तो अभी आपको ये बताना है, ये 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं इनके सोपानों की, और इनको क्रम से लगाना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। अभी मैंने 3 ही दे रखी हैं, और भी इनके सोपान में और भी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन 3 ही पूछते हैं। तो हो सकता है 3 जो पूछी जा चुकी हैं उनके बारे में ना पूछे और इन 3 के बारे में इस बार पूछ लिया जाए। इस वजह से इनको आप क्रम से लगाइएगा कि पहले कौन आएगा, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन है गैगने ने सीखने को कितने वर्गों में विभाजित करते हुए उन्हें एक अधिगम सोपानिकी में प्रस्तुत किया है, तो ये बताना है। ये भी गैगने से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के 3 प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है। आपको पता होगा थॉर्नडाइक ने 8 सीखने के 8 नियम दिए थे, जिनमें से 3 प्रमुख थे और 5 जो है गौड़ नियम थे। तो आपको उन 3 को ढूंढना है जो इनके प्रमुख नियमों में है। एक इसमें से गौड़ नियम है, वो आपको बताना है कि कौन सा है। अगला है अभिप्रेरण से संबंधित आवश्यकता का सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है कि इसके आने की संभावना प्रबल है, तो इसको तो आप एकदम रट लीजिएगा। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। यहाँ पे माप है, जिसका माप किया जा सकता है। तो ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। ये कथन किसने कहा है। नेक्स्ट है कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी या वनमानुष पे किया था। ठीक है, केवल यही 2 नाम यूज़ किए जाते हैं कोहलर के प्रयोग के लिए, तो इनके अलावा और कोई भी आए तो उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। इंग्लिश में चिंपैंजी हो सकता है, या हिंदी में आएगा तो वनमानुष। आपको बताना है कि उस चिंपैंजी या वनमानुष का नाम क्या था। तो ये थे आपके बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन। अभी प्रश्नों की संख्या में बढ़ाऊंगा, अभी स्टार्टिंग है तो और भी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो इतने क्वेश्चंस एक बार बस फ्लो बन जाए, सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट शुरू हो जाए, तो फिर मैं देखूँगा आप लोगों का रिस्पॉन्स कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं आगे काम करूँगा, और जैसे भी आपके सुझाव हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि मैं अभी 5 ही सब्जेक्ट लेके चलूँगा, बहुत ज़्यादा
मैं नहीं लेके चलूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट पूरा ना हो। मेरा प्रयास है कि जहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर मिलने हैं पहले उन पर फोकस किया जाए, ठीक है। इनमें से मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी टॉपिक्स ख़त्म करके दूसरे सब्जेक्ट्स को ऐड करूँ, ठीक है। इनसे रिलेटेड नहीं, आपको टेस्ट से रिलेटेड कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आंसर्स पे। आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आंसर्स देखिए। पहला क्वेश्चन है, एसआर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक। आप ये भी ध्यान रखना कि थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका से संबंधित हैं। अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, आपने देखा होगा क्लासिकी अनुबंधन करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो यही है, पावलो का नियम ही है। सीआर थ्योरी भी इसको कहा जाता है, क्लासिकी रिस्पॉन्स थ्योरी, तो ये पावलो का है। ये पूछा जा चुका है तो इसके पूछे जाने की संभावना कम ही है। आपको स्किनर पे और कोहलर पे ज़्यादा फोकस करना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया स्किनर के द्वारा। स्किनर का संबंध किस देश से है? तो स्किनर भी अमेरिका के ही हैं। गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम होगा, ये आपका क्वेश्चन था जो लिखे हुए हैं और नीचे आपका आंसर दे रखा है। ये आपका सही क्रम होगा। पहले क्या आएगा? पहले नंबर पे आएगा संकेत अधिगम, फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, फिर श्रृंखला अधिगम। ये उल्टा लिखा हुआ था क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैगने ने सीखने को कितने वर्गों में विभाजित करते हुए उन्हें एक अधिगम सोपानकी में प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने सीखने को 8 वर्गों में विभाजित किया है। अगला है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के 3 प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? तो तत्परता का नियम इनके मुख्य नियमों में आता है, अभ्यास का नियम आता है और प्रभाव का नियम आता है। कौन सा नहीं आता है? बहुप्रतिक्रिया का नियम, ये इनका गौड़ नियम है, ठीक है। अभिप्रेरण से संबंधित आवश्यकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था अब्राहम मैस्लो ने। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका माप किया जा सकता है। तो ये जो कथन है ये स्किनर साहब का है। कोहलर ने अपना जो प्रयोग किया था चिंपैंजी या वनमानुष पर, उसका नाम था सुल्तान। तो ये आज थे बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस, और ऐसे ही अगले क्वेश्चन अगले पार्ट के साथ हम लोग हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ हो चुकी है और ये बाल मनोविज्ञान का दूसरा टेस्ट है। बाल मनोविज्ञान क्योंकि कई पेपर्स में कॉमन सब्जेक्ट होता है, जैसे टेट में, सुपर टेट में और सी टेट में, या अदर स्टेट टीईटीज़ में भी होता है। तो इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो ये टेस्ट आप दे सकते हैं। ये स्पेशली किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है और क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट एक ही टाइप के आते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का टेस्ट आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं जहाँ पे ये पूछा जाता है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन या इंग्लिश में इसको क्लासिकी अनुबंधन या इसी को सीआर थ्योरी भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? आपको ये बताना है। फिर दूसरा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या इसी को बोला जाता है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? आपको ये बताना है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर नेक्स्ट है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? ये बताना है। और अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ये आपको बताना है। बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट है, 90 से 110 के बीच की बुद्धिलब्धि वाले बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है? नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? फिर अगला है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगला है, व्यक्तित्व से संबंधित लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? नेक्स्ट है, ऐसा वक्र जिसमें सीखने की दर एक समान होती है उसे कौन सा वक्र कहा जाता है? उसका नाम आपको बताना है।
किसके अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की एवं 14 प्रकार के ही संवेग होते हैं। तो ये किसने बताया है या किसके अनुसार इतने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा से संबंधित मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था। युंग या जुंग, इनको दो अलग अलग नामों से जाना जाता है, या तो युंग बोला जाता है या तो जुंग बोला जाता है। इनके द्वारा व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया गया था। फिर अगला है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं होती, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आप सारे आंसर्स देखिए कि आपको कितने आंसर्स आते हैं, कितना अभी तक आप लोगों ने मनोविज्ञान पढ़ लिया है, और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बता सकते हैं। तो वीडियो के एंड में जिसका स्कोर अच्छा होगा और जिसने ईमानदारी से अपना स्कोर बताया होगा, उसका मैं नाम बताऊंगा कि किसने कितना अच्छे से एफर्ट किया है। अब आते हैं इनके आंसर्स पे। तो पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकी अनुबंधन, या जिसे सीआर थ्योरी भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किया था पावलो ने। सक्रिय अनुबंधन या का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो ये प्रतिपादित किया है स्किनर ने। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो ये वैलेंटाइन ने कहा है। ये तो सबको याद ही होगा आई थिंक। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रॉबेल हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो ये 4 अवस्थाएं हैं। बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो इसको शिरस्थ सिद्धांत कहते हैं। जो बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, तो इस सिद्धांत को शिरस्थ सिद्धांत कहा जाता है, और ये आपके सुपर टेट के पेपर में पूछा भी गया था। फिर अगला है, 90 से 110 के बीच बुद्धि लब्धि वाले बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ये सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। और इससे इस चैप्टर से या इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सुपर टेट में पूछा गया था। अभी मैं साइकोलॉजी के जब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। फिर अगला है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये किया है एरिक्सन ने। अगला है, व्यक्तित्व से संबंधित लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन फ्रायड ने किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है, ऐसा वक्र जिसमें सीखने की दर एक समान होती है उसे कौन सा वक्र कहा जाता है, तो इसको सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। इसको कौन सा वक्र कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सरल रेखीय वक्र। फिर अगला है, किसके अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की और 14 प्रकार के ही संवेग होते हैं, तो मैकडूगल ने ये बताया है। 14 प्रकार के संवेग आपने पढ़े भी होंगे चाइल्ड साइकोलॉजी में। अभी आगे और भी क्वेश्चन इससे बनेंगे, तो इसको अभी फ़िलहाल इतना ही जानिए कि 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने बताया है, तो ये बताया है मैकडूगल ने। आगे बढ़ते हैं, अभिप्रेरणा से संबंधित मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा से संबंधित मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है, ये मैकडूगल ने दिया है। युंग या जुंग द्वारा व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो व्यक्तित्व का विभाजन अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी नाम से किया गया है वो किसने किया है, तो वो किया है युंग साहब ने। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है गेट्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं होती, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, तो ये अधिगम का पठार कहलाता है, या इसी को बोला जाता है सीखने में पठार। सीखने में पठार या अधिगम में पठार। अब आते हैं टॉप स्कोरर्स की, तो इसमें एक नाम रीना कुमारी जी का है, इन्होंने 10 में स्कोर किया है 9 नंबर का, और एक हैं भूपेन जी जिनका स्कोर है 8। तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है, इसमें बहुत
बड़ा आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। अगर आप बेईमानी करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप ईमानदारी से अपना स्कोर भेजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे भी मेहनत करने में और मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। इनमें से जिन पे आपको मेन फोकस करना है वो हैं ये आपके जो स्किनर, पावलो, थॉर्नडाइक और कोहलर, 4 ही लोग हैं। चारों लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन हर साल इनसे पूछा गया है। बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी का एरिया बड़ा नहीं है, तो घूम फिर के इन्हीं में एक क्वेश्चन तो इन चारों में से आएगा ही, तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उन पे भी थोड़ा थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं दूँ वो सारे इम्पॉर्टेंट ही हों, जिससे आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे ये सरल रेखीय वाला भी पूछा गया है और 14 प्रकार के संवेग वाला भी बहुत बार पूछा गया है। इसके अतिरिक्त ये अधिगम का पठार या सीखने में पठार ये भी पूछा गया है और युंग वाला भी पूछा गया है। तो क्वेश्चंस सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको कैसे लगें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में अच्छे और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और पिछला टेस्ट थोड़ा सा हल्का लगा लोगों को, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि अभी स्टार्टिंग है और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इजी क्वेश्चंस पहले ख़त्म हो जाएं जितने भी आने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन आते नहीं हैं, और जितने भी सीखने के आपके थॉर्नडाइक हों, चाहे पावलो हों, चाहे स्किनर हों, चाहे कोहलर हों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। हो सकता है जो क्वेश्चंस कुछ लोगों को इजी लगते हैं सभी को ना पता हो, तो मुझे सबको साथ लेकर चलना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कैसे स्कोर सबका इम्प्रूव किया जाए। तो इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। जब सारे इजी क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको लेवल उससे ऊंचा ही देखने को मिलेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलें, किसी को भी ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा हल्का पेपर है। ठीक है, आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित करके लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके नैतिक विकास के कितने स्तर दिए थे, ये आपको बताना है। फिर अगला है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, ये क्वेश्चन है। अगला है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है, ये बताना है। सीखने के प्रभाव का किसी दूसरे के कार्य निष्पादन पर असर पड़ना क्या कहलाता है, जिसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो 3 वर्गीकरण कौन कौन से हैं, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव और शून्य प्रभाव। तो आपको ये बताना है कि सीखने के प्रभाव का किसी दूसरे के कार्य निष्पादन पर असर पड़ना क्या कहलाता है, और इसको मनोवैज्ञानिकों ने 3 तरह से विभाजित भी किया है, वर्गीकृत भी किया है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, यह कथन किसका है। फिर नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कह सकते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमित कारण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। ये आपके ऑप्शंस भी दे रखे हैं मैंने, इनमें से आपको एक चूज करना है। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की दर तीव्र होती है लेकिन बाद में सीखने की दर धीमी हो जाती है, उस वक्र को क्या कहा जाता है। अफेंजिया और डिस्फेजिया अधिगम अक्षमता के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अधिगम अक्षमता में ये कौन सा प्रकार होता है, अफेंजिया और डिस्फेजिया। आपने पढ़ा होगा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, और ये कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है अब क्वेश्चंस थोड़ा सा आगे लेवल के पूछे जाएं,
तो अफेंजा और डिस्फेजिया आपको याद रखना है। आपके ऑप्शंस भी मैंने दे रखे हैं, कैसी ये अक्षमता है, मौखिक है, लिखित है या फिर पठन से संबंधित है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, ये बताना है। फिर अगला है प्रतिभाशाली माता पिता की संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता की संतानें उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति के लिए मनोविज्ञान में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है, यह कथन किसका है। फिर नेक्स्ट है बुद्धि का तरल मोजाइक मॉडल या फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज मॉडल, ये दोनों नाम एक ही हैं, चाहे तरल मोजाइक मॉडल कहिए चाहे फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज मॉडल कहिए, ये किसने दिया था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। अभिप्रेरणा से संबंधित स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। फिर बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। फिर नेक्स्ट है रोशांग इंक ब्लॉट या रोशांग स्याही धब्बा टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है। नेक्स्ट है अधिगम के क्षेत्रीय श्रेणीक्रम से कौन सा मनोवैज्ञानिक संबंधित है। नेक्स्ट है शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है, यह कथन किसका है। ह्यूरिस्टिक प्रणाली के संस्थापक कौन थे। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अब आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स काउंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ आंसर्स। तो पहला जो क्वेश्चन था, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को विस्तारित परिवर्तित और परिमार्जित करके लॉरेंस कोलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके नैतिक विकास के कितने स्तर दिए थे। तो इन्होंने 3 स्तर दिए थे, पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। फिर अगला है भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। सीखने के प्रभाव का किसी दूसरे के कार्य निष्पादन पर असर पड़ना क्या कहलाता है, ये सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। सीखने के प्रभाव का किसी दूसरे के कार्य निष्पादन पर असर पड़ना, ये सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, यह कथन है फ्रायड का। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर नेक्स्ट है उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमित कारण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। तो ये सारे हैं आगमन विधि के सोपान। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की दर तीव्र और बाद में सीखने की दर धीमी हो जाती है उसे कौन सा वक्र कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है उन्नतोदर या अवतल वक्र। अफेंजा डिस्फेजिया ये मौखिक विकार से संबंधित है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। प्रतिभाशाली माता पिता की संतान का कम प्रतिभाशाली होना तथा निम्न कोटि के माता पिता की संतान का उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति के लिए मनोविज्ञान में प्रत्यागमन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये प्रत्यागमन का सिद्धांत है। ठीक है। विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है, यह कथन हरलॉक का है। बुद्धि का तरल मोजाइक मॉडल या फ्लूइड क्रिस्टलाइज मॉडल किसने दिया, ये दिया है कैटल ने। अभिप्रेरणा से संबंधित स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये हर्जबर्ग ने प्रतिपादित किया है। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये गार्डनर ने प्रतिपादित किया है। रोशांग इंक ब्लॉट या रोशांग स्याही धब्बा टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है, ये पठन विकार है, पठन से संबंधित पढ़ने से संबंधित विकार है। अधिगम के क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं गैगने। शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है, ये जॉन लॉक का कथन है। ह्यूरिस्टिक प्रणाली के संस्थापक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नार्सिसिज्म। ठीक है।
तो ये थे आज के आपके आंसर्स। अब बारी है कमेंट की। तो हरबीर सिंह ने साइकोलॉजी में भी अच्छा लिखा है। हर सब्जेक्ट में ये किसी न किसी टॉपिक के बारे में बताते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है कुछ सिद्धांतों के बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं, ये जीन पियाजे का है। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ये चोम्स्की की है। नैतिक डेवलपमेंट थ्योरी कोहलर की है। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बांडूरा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस फ्रांसिस गाल्टन। मनो सोशल डेवलपमेंट एरिक्सन का है। मनोसामाजिक सिद्धांत आपने पिछले टेस्ट में दिया होगा। गेस्टाल्टवादी कौन कौन से हैं? कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर। बिहेवियरवादी यानी व्यवहारवादी, व्यवहारवादी की श्रेणी में आते हैं वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलो और स्किनर। तो इन्होंने अच्छी जानकारी दी है, आप लोगों के साथ शेयर की है, और इसी वजह से मैं बता भी देता हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोगों को का भी इन सब चीज़ों का रिवीजन होता रहे। हो सकता है कि आपका ये छूट जाता हो। टेस्ट के साथ अगर किसी टॉपिक के बारे में रिवीजन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब स्कोर्स की बात आती है तो शाहिद अंसारी का स्कोर था 14, मोहित बाजपेयी का 16 में 16 था, मनोज का 14 था, गुंजन राठी का 12 था, भूपेंद्र अग्रवाल का 16 था, रितु सिंह का 15 था, ब्यूटी 8 का 11 था, श्रद्धा जी का 13 था, सुधा पांडे जी का 10 था और अमित कुमार जी का 11 था। तो ऐसे ही आप लोग पूरे इंटरेस्ट के साथ पूरे मन लगा के पढ़ते रहिए और अपना स्कोर्स भेजते रहिए। और जो भी सुझाव हो या फिर और भी किसी टॉपिक पर आपको अच्छा नॉलेज है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसको कमेंट बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, तो दूसरों को भी जानकारी होगी, उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और ये है आपका मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं मनोविज्ञान। पहला क्वेश्चन है शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। फिर तीसरा क्वेश्चन है बुद्धि से संबंधित बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वर्ग के छात्रों को किस श्रेणी में रखा जाता है या उस श्रेणी को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। अधिगम के दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की थी, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है जिस वक्र में सीखने की गति पहले धीमी होती है और बाद में तेज होती है उसको क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। अगला है एलेक्सिया एवं डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। पठन है, लेखन है या फिर और कोई है, गणित संबंधी है, इस तरह से आपको बताना है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कथन किसका है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। विकास फिर नेक्स्ट है विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। तो ये कथन किसने कहा है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। फिर अगला है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया था किसने, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, यह कथन किसका है। हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण द्वारा हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराहम में होता है, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। फिर है व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर नेक्स्ट है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है। और नेक्स्ट है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन
क्या कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण ये 3 प्रकारों में किसने किया था। और ये एक टेस्ट में मैंने दूसरी तरीके से पूछा था, तो आई थिंक आपको याद होगा। अगला है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए सिद्धांत को या अल्बर्ट बांडुरा ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। फिर नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला है, शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही वह अधिक जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए, उतना ही वह अधिक जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यह कथन किसका है। फिर नेक्स्ट है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है। अगला है, सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप पॉज करिए और देखिए कितने आते हैं। वैसे कम ही स्कोर होगा मुझे पता है, क्योंकि अधिकतर मैंने स्टेटमेंट डाले हैं और आजकल स्टेटमेंट पूछे भी जाते हैं, तो इतने आप तैयार हो जाएं तो अच्छा है। अब पॉज करके आप आंसर्स लिखिए, मैं आपको आंसर्स बताता हूँ। बात करते हैं अब आंसर्स की। तो पहला आंसर है, शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम, ये शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। फिर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था जीन पियाजे ने, संज्ञानात्मक विकास। फिर नेक्स्ट है, बुद्धि से संबंधित बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था। ये थॉर्नडाइक ने दिया था, बुद्धि से संबंधित बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वर्ग के छात्रों को क्या कहा जाता है या किस श्रेणी में रखा जाता है। तो वो प्रतिभाशाली छात्र कहे जाते हैं। अधिगम के दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। तो ये फ्रोबेल ने की थी। जिस वक्र में सीखने की गति पहले धीमी और बाद में तेज होती है उसको क्या कहा जाता है। तो वो नतोदर वक्र या उत्तल वक्र कहा जाता है। ठीक है। एलेक्सिया एवं डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता के किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये पठन अक्षमता होती है, यानी पढ़ने की अक्षमता से संबंधित होते हैं एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। फिर नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन है मैकडूगल का। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यह कथन कहा है मुनरो ने। फिर नेक्स्ट है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था विनय साइमन ने। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन है रॉस का। यह कथन किसने दिया था। यह कथन दिया था रॉस ने। अगला है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है और कई बार पूछा भी गया है। तो ये फ्रायड का कथन है। हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराहम में होता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन फ्रायड का है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत, ये भी इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये शेल्डन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है। तो ये सीखने में स्थानांतरण कहलाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो ये स्तंभाकृति कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये तो सीखना कहलाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था।
अगला है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये युंग द्वारा किया गया है। एक दिन मैंने बताया भी था किसी पेपर में। फिर अगला है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वह कहलाती है डाउन सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ये स्किनर ने दिया था। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने प्रतिपादित किया था। किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधित व्याख्या हॉल ने दी है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 ईस्वी में इसको स्थापित किया था। इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया था अब्राहम मास्लो ने। नेक्स्ट है शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। यह कथन मांटेसरी का है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का। फिर अगला है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये पिल्सबरी का कथन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। अगला है सीखने के विकास की प्रक्रिया, सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा है? तो ये वुडवर्थ ने कहा है। ये सारे थे आपके क्वेश्चंस। अब बारी है आपके कमेंट्स की। तो इसमें सबसे पहले तो जानकारी वाला आप जान लीजिए कि श्वेता पाल ने शेयर किया है, आपके लिए जानकारी है। इसमें सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं एक साथ। डिसलेक्सिया डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, यानी पढ़ने की जो अक्षमता होती है डिसलेक्सिया होती है। डिसकैलकुलिया जो होती है डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन, यानी जो मैथ से संबंधित या कैलकुलेशन से संबंधित अक्षमता होती है वो डिसकैलकुलिया होती है। डिसग्राफिया डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, यानी लिखने में अक्षमता डिसग्राफिया कहलाता है। अफेजिया डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने की अक्षमता अफेजिया होती है। अप्रेक्सिया या डिसप्रेक्सिया डिफ़िकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी अंगों के बीच में तालमेल सही से ना बैठा पाना, ये होता है अप्रेक्सिया या डिसप्रेक्सिया। डिफ़िकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन। तो ये थे सारे के सारे इन्होंने बता दिया। बहुत अच्छा है, वेरी गुड श्वेता जी। अब स्कोर्स की बारी है। तो रितु सिंह का है 20 और ए कुमार का है 9। सर क्वेश्चंस के ये तो खैर कोई नहीं है। सुधा पांडे 18 हैं। श्वेता पाल का स्कोर है 16। सुधा पांडे 18 है और श्वेता पाल का 16 है। मुकेश कुमार का 14 है और श्रद्धा का 18 है। दीक्षा चौबे का है 17 और मोहित जी का है 19। सर शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के भी वीडियो बनाए हैं। हाँ, मैं कोशिश करूँगा। अभी ये वीडियोस थोड़ा सा सिलेबस इनका लंबा है, तो कुछ टेस्ट इनके हो जाएं लगभग 5-5 टेस्ट, तो फिर 2 या 3 टेस्ट इसके रखेंगे वीकली, और फिर 1 या 2 टेस्ट उनके फिर मैथ का उठाएंगे, क्योंकि मैथ भी स्कोरिंग है। और एक आध और टॉपिक पकड़ लेंगे। जैसे रीजनिंग आसान है, मतलब उसमें बहुत लिमिटेड पढ़ना है और 5 में से 5 नंबर लाए भी जा सकते हैं। तो मैं उस पर विचार कर रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा एक टेस्ट और करवा दूँ। फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा कि अल्टरनेट डेज में फिर अलग अलग सब्जेक्ट को उसको भी शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये थे आपके स्कोर्स और कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। ये बाल मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 5 है। अभी तक 4 टेस्ट हो चुके हैं और आपके रिस्पॉन्स से लगता है कि आप लोग टेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी 1-2 दिन लेट हो जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सीरीज चलती रहेगी। अब आइए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान के।
पहला क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी तत्परता का नियम किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। तो जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप सीधे आंसर उसके नहीं दिए जा सकते, उनके मैं ऑप्शन आपको दूंगा, ठीक है, लेकिन जिनके उत्तर सीधे दिए जा सकते हैं उनके आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपको याद ही होने चाहिए। इनमें से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। आत्म केंद्रित, सामाजिकता, दब्बू या रूढ़िवादी। इनमें से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। इनके भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। ईदम, जिसको हिंदी में उपाह कहते हैं, ईगो, जिसको आत्मा कहते हैं, सुपर ईगो, जिसे पराह कहते हैं, या चौथा ऑप्शन है ईदम तथा सुपर ईगो दोनों। तो इनमें से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने सारे हैं। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के इर्द गिर्द घूमती है। शिक्षार्थी एवं अधिगम, अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ, या सभी सत्य हैं। तो इनमें से आपको बताना है शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव पहला है, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया दूसरा है, अधिगम परिस्थितियाँ तीसरा है, या चौथा है सभी सही हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा। नेक्स्ट है, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं। आनुवंशिकता द्वारा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारक दोनों, केवल पर्यावरण कारक द्वारा। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा। अगला है, NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या इन सभी पर। किस चीज़ पर बल देता है NCF 2005। अगला है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का जो थॉर्नडाइक सिद्धांत है उसका नाम बताना है आपको। समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत। तो इनमें कौन सा कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत किसको कहा जाता है। समानता के सिद्धांत को, अनुरूप तत्वों के सिद्धांत को, औपचारिक नियमों के सिद्धांत को। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, या मनोदैहिक। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है। फिर अगला है, इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, या अभिप्रेरणा का नियम। कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, आपको ये बताना है। फिर अगला है, कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, या अधिगम अनुभव। कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, प्रेक्षणात्मक अधिगम का प्रवर्तक किसे माना जाता है। अगला है, फिर गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है 7 में से। स्थान संबंधी अभियोगिता, भावनात्मक अभियोगिता, अंतर्वैयक्तिक अभियोगिता, या भाषात्मक अभियोगिता। तो इनके द्वारा जो 7 दिए गए हैं उनमें से इनमें से कौन सा नहीं है उन 7 में से। अगला है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया था। फिर है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। फिर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, या व्यक्तिगत विकास। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना है। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है। अगला है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह कथन किसने कहा है।
शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है, ये आपको बताना है। तो पॉज करके अपने आंसर्स चेक करिए, काउंट करिए और बताइए ईमानदारी से कि आपका स्कोर क्या है। अगले भाग में आपके स्कोर्स बताए जाएंगे। अभी इस वीडियो के आंसर्स की बारी है। पहला क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी तत्परता का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। इनमें से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो सामाजिकता जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। फिर निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? तो सुपर ईगो या जिसको हिंदी में पराह कहा जाता है, इसको व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के इर्द गिर्द घूमती है? तो इसमें आपके सभी सही हैं। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियां, इन सब के चारों ओर घूमती है। मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो आनुवांशिकता और पर्यावरण कारक दोनों का फर्क पड़ता है। मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये सब डिटेल में मिलेगा। अगला है एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या सभी? तो करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह रॉस महोदय ने कहा था। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो उत्तर बाल्यावस्था में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन को सीखा जाता है संकेत अधिगम के माध्यम से। इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का नियम नहीं है अभिप्रेरणा। बाकी समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, ये सारे वंशानुक्रम के नियम हैं। ये सब क्लासेस डिटेल में आप पहले की मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे। साइकोलॉजी तो डिटेल में उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, आप उसमें देख सकते हैं अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो। कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो शिक्षण अनुभव मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। बाकी शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव ये सभी आपके मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अल्बर्ट बांडुरा को प्रेक्षणात्मक अधिगम का प्रवर्तक माना जाता है। गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो भावनात्मक अभियोगिता इसमें से सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया था? तो इसको विकसित किया था टर्मन ने। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था हिप्पोक्रेट्स ने। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? हिप्पोक्रेट्स ने। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन ने। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? अभियोग्यता का विकास। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक पावलो को माना जाता है। CR थ्योरी है ना, क्लासिकल रेस्पॉन्स थ्योरी, पावलो को माना जाता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? तो जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। उसमें सारे अक्षर जो होते हैं वो थोड़ा सा उभरे और छूने स्पर्श करके पढ़ने लायक होते हैं। वृद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था टर्मन ने। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? अनुराग की। अब बारी है आप लोगों के कमेंट्स की। तो इसमें भी मुकेश कुमार जी ने बहुत लंबा चौड़ा आपके लिए लिखा है। मैं पढ़ देता हूँ जो आपके जानने लायक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, फिर भी जान लीजिए अब मुकेश जी ने इतनी मेहनत की है तो। गर्भाधान अवस्था 9 माह 10 दिन, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक। गर्भाधान अवस्था 9 माह 10 दिन है ना, शैशवावस्था
जन्म से 6 वर्ष तक होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। ठंडा के विचार, ये हो सकता है कुछ और नाम हो, तो एक बार इसको चेक कर लिया करिए। मुझे थोड़ा बहुत नामों में डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं। गलत क्या, नाम हो सकता है टाइपिंग में गड़बड़ हो जाते हों, तो एक बार रीचेक कर लिया करिए। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है, जैसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत। ये विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलती रहती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। व्यक्तित्व की नींव व्यक्तित्व विकास के लिए पड़ती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं: क्रोध, प्रेम, भय और पीड़ा। तो ये शैशवावस्था में 4 संवेग इन्होंने बताए हैं। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह एडलर ने कहा है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। सिगमंड फ्रायड का है और ये इम्पोर्टेंट है। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा गया है। शैशवावस्था में दूध के दांत होते हैं। इस 20 नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रगति तीव्र होती है? तो शैशवावस्था में। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा। हाइट के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस पाई जाती है। कितने वर्षों में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? 1 वर्ष में। सब प्रेम की भावना का विकास होता है इस अवस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस और खनिज तत्व। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 साल। बालक की विकास प्रक्रिया में शुरू होता है गर्भावस्था से। विकास की प्रक्रिया चलती है निरंतर। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है फ्रोबेल ने। तो अच्छे कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आप इतने लोगों के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करते रहते हैं। अब दीक्षा चौबे जी का स्कोर है 21 और श्वेता पाल जी का है 19, सुधा पांडे जी का स्कोर है 15, फिर गुंजन राठी जी का 14 है, रागिनी मिश्रा का है 16 और राम मोहन सिंह इनके 16 है। राम मोहन सिंह का स्कोर है 16। अच्छे क्वेश्चंस की श्रृंखला थी। वीडियो देने के लिए धन्यवाद। फिर हैं कुमारी मीनाक्षी, सर जी नमस्ते, मेरे क्वेश्चंस आज 19 सही हुए हैं। रितु सिंह का 21 है, निशा मौर्य का है 20 और इसके बाद ए कुमार का है 12 और श्रद्धा का है 20, अमित कुमार का है 13, माधुरी सिंह का है 14, मोहित का 22, अच्छा स्कोर है। दीक्षा चौबे का है 21, फिर श्वेता पाल 19 है, सुधा पांडे हैं 15 और निशा मौर्य जी ने लिखा है आपकी यूपी टीटी की सारी वीडियोस देखकर ही मैंने यूपी टीटी में 112 नंबर प्राप्त किए हैं। थैंक यू सर। ओके, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ये थे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर